पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे कंप्लीट जीके जीएस फ्री कोर्स के पॉलिटी के डे 2 को। यहाँ से हम सारा जीके और जीएस कवर करेंगे। आने वाले दिनों में हम बाकी के सब्जेक्ट भी आपके लिए लेके आएंगे। ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी सहायक होगी। आप देखिए हमारे चैनल पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी वोकैब की सीरीज भी चल रही है, उसका क्विज डेली आता है, उसकी वीडियो आती है, सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। आइए हम डे 2 की शुरुआत करते हैं। उससे पहले डे 1 में जो भी मैंने कराया उसको एक क्विक रिवीजन कराऊंगा 5 से 10 मिनट में। उसके बाद हम डे 2 के कंटेंट पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। पहली बात, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हें चीफ आर्किटेक्ट बोला गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हेड है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन किया वो प्रेम बिहारी नारायण रईजादा ने किया, और इसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया था नंदलाल बोस जी ने और उनके डिसिपल बेहर राम मनोहर सिन्हा जी ने। पार्लियामेंट हाउस में इसे प्रिजर्व किया गया है हीलियम फील्ड केस के अंदर। एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया रखा था 1934 में। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर थे इंडिया में। 1936 में आईएनसी ने लखनऊ सेशन में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की थी। और अगर हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1940 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस कर दिया जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया, और डोमिनियन ऑफ इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 मेंबर थे, जिसमें 292 इलेक्टेड थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, 93 जो थे वो नॉमिनेटेड थे, 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे, दिल्ली से, अजमेर मेरवाड़, कुर्ग से और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। और आपको बात करते हैं जो प्रिंसली स्टेट को या फिर जो प्रोविंस हैं उनको जो सीटें दी गई, नंबर ऑफ सीट्स 1:1 मिलियन में थी। किन किन कम्युनिटी को कवर किया गया, मुस्लिम, सिख ओनली पंजाब एंड जनरल कैटेगरी। और ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर चुन के आए थे या इलेक्ट होके आए थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस मैकेनिज्म के थ्रू आए। जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे, नॉमिनेटेड जो थे वो हमारे प्रोविंसेस जो क्या नाम है प्रिंसली स्टेट से थे। और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फंक्शनिंग की, तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें इंटरिम प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को रखा जाता है। ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं 11 दिसंबर 1940, 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। बी.एन. राव जी को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया, और बी.एन. राव जी फर्स्ट इंडियन जज थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थे और प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। आगे बात करते हैं बी.एन. राव जी ने जो जब विजिट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे तो यूएस, यूके, आयरलैंड इन सब कंट्री में विजिट किया। तो यहाँ पे एक जस्टिस हैं फेलिक्स फ्रैंकफर्टर इनसे मिले थे, तो उन्होंने उन्हें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकलकेट करने के लिए बोला कि इसका इंक्लूजन कीजिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। इन्होंने जो क्या नाम है मतलब इससे पहले एक ड्राफ्ट बन चुका था जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ने प्रस्तुत किया था, उसके बाद डॉक्टर बी एम अम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको हैंड ओवर किया गया था। आगे बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे जिसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है आजकल। और अब बात करते हैं चेंजेज बाई द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इससे पहले माउंट बेटन प्लान आया जो 3 जून 1947 को आया। तो बचे हुए जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने सब ने ज्वाइन कर लिया, अपनी सीट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑक्यूपाई कर ली, और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी सीट्स इंडियन डोमिनियन में एंटर कर गए थे असेंबली में। अब क्या होता है, ये असेंबली फुली सोवरन हो गई। इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करेगी और कोई भी लॉ बनाएगी अपने इंडिया के लोगों के लिए। तो जो पुराने जो लॉ थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो सारे रिपील हो जाएंगे, और साथ ही साथ
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई और एक कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी थी। इसका मतलब जब वो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चेयरमैन हुआ करते थे। जब वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी तो जी मवलानकर जी उसके चेयरपर्सन होते थे। इसे फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी बोला गया है। टोटल स्ट्रेंथ असेंबली की 299 से 389 ओरिजिनली फिक्स की गई थी, 299 हो गई क्योंकि जो मुस्लिम लीग एरिया मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में थे जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स, उन्होंने विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, तो नंबर ऑफ मेंबर्स घट के हो गए थे 299। आगे बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए। तो इंडिया की जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी उसको रेटिफाई किया मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की लास्ट बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 24 जनवरी 1950 को। अब हमारे पास आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारी कमेटी थी, उनमें 8 मेजर कमेटी थी, बाकी माइनर कमेटी थी। और मेजर कमेटी में JL नेहरू जी के पास यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी और तीसरी एक और कमेटी थी, उसका नाम था स्टेट कमेटी, जो स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करती थी। अब बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी थी और सरदार पटेल जी के पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी थी और एडवाइजरी कमेटी थी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज। अगर फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज की जो कमेटी थी वो सरदार पटेल जी के पास थी, इसकी 2 सब कमेटियाँ थी जिसमें JV कृपलानी जी के पास फंडामेंटल राइट वाली थी और माइनॉरिटीज सब कमेटी HC मुखर्जी जी के पास थी। राजेंद्र प्रसाद जी के पास 2 कमेटी हैं, स्टीयरिंग कमेटी है और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और एक कमेटी और मैंने आपको बताई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, वो नेशनल फ्लैग वाली एडहॉक कमेटी थी। अगर माइनर कमेटीज पे आते हैं तो GV मवलानकर जी पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फंक्शन की कमेटी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन करेगी तो GV मवलानकर जी प्रेसिडेंट का काम करते थे। और डॉक्टर मुंशी जी, यानी मैंने बताया था मुंशी हैं, तो बिजनेस कमेटी इनके हाथ में थी। हाउस कमेटी डॉक्टर B पट्टाभी सीतारमैया के पास थी और स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के पास थी और क्रेडेंशियल कमेटी भी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के पास थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो B पट्टाभी सीतारमैया चीफ कमिश्नर प्रोविंस की कमेटी उनके पास थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंस की कमेटी भी पट्टाभी सीतारमैया जी पे थी और S बरधी चेयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उनके पास थी। आइए अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो उसमें मतलब जो 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी, इसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। N गोपाला स्वामी अय्यंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और अय्यंगर दोनों लोग थे। और आपको बताएं KM मुंशी जी भी थे, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला भी थे और N माधवराव भी जी थे और T कृष्णमाचारी जी, क्योंकि BL मित्रा जो हैं उनकी डेथ हो गई थी इल हेल्थ की वजह से और DP खेतान जी की भी डेथ हो गई थी, तो जो N माधवराव और T कृष्णमाचारी भी थे। इस तरीके से टोटल 7 मेंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इस तरीके से हमने आने वाले 5 से 10 मिनट में अपना डे 1 पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। हमारी सीरीज इसी तरीके से चलेगी कि पहले वाला रिवाइज करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको चीज़ें रिटेन रहेंगी और मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम जल्दी ही आपके लिए एक GS का एक प्राइवेट चैनल बना रहे हैं जिसका प्राइस हमने रखा है 99 रुपये। उसमें आपको पूरे साल भर का एक्सेस दिया जाएगा। इसमें SSC जो भी एग्ज़ाम कराती है उनके क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट हूबहू उनके आंसर्स दिए गए हैं। आप क्विज अटैम्प्ट करिए, अपने लीजर टाइम में उसका यूज कर सकते हैं। इसकी फीचर्स क्या हैं कि उसमें स्टार्ट और एंड का बटन दिया गया होगा। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, एंड पे क्लिक करेंगे तो लास्ट पे। आप इवेल्युएट कर सकते हैं अपने आप को जस्ट इन 5 मिनट्स के आपका कौन सा टॉपिक वीक है, और आपको सहूलियत भी होगी, आपको ये एक विश्वास होगा कि मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में जाने से पहले कर लिए हैं। क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं उन पर अपने काम करेंगे और हमारी ये GK की सीरीज इसी तरीके से आपके लिए कंप्लीट चलती रहेगी। आइए अब हम अगली बात करते हैं इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारे डे 2 का मेन कंटेंट है। तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट रेडी किया था वो 4 फरवरी 1948 को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया कि पब्लिक अपने रिएक्शन दे और ओपिनियन दे। फिर 4 नवंबर और से 9 नवंबर तो उसकी असेंबली में फर्स्ट रीडिंग हुई। इस जो ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन उसकी 3 रीडिंग हुई। पहली रीडिंग 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुई। उसके बाद दूसरी रीडिंग जो है वो 15 नवंबर 1948 को ही, 15 नवंबर 1948।
इस सेकंड रीडिंग में जब पता चला कि 7,635 अमेंडमेंट इस पे प्रपोज किए गए थे, जब पब्लिक ओपिनियन और रिएक्शन में आई या फर्स्ट रीडिंग में, उसमें से टोटल 2473 ही डिस्कस हो पाए थे असेंबली में, और थर्ड रीडिंग जब हुई वो 14 नवंबर 1949 को हुई, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमारा भारतीय संविधान होगा। और लास्ट सेशन जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, और साथ ही साथ जो 284 मेंबर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनसे ऑफिशियल कॉपी साइन कराई गई, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल कॉपी है वो साइन कराई गई, जिसे पार्लियामेंट्री हाउस में हीलियम केस में उसमें रखा गया है। और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी दिन इसे केम इनटू इफेक्ट किया गया, एडॉप्ट तो कर लिया बट केम इनटू इफेक्ट कब आया, वो 26 जनवरी 1950। अभी हमें पता चलेगा कि जब ये नवंबर में बन गया था तो 1950 26 जनवरी तक का वेट क्यों किया गया, उसका रीजन हम अगली स्लाइड में समझते हैं। क्या होता है कि जो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, उसमें एक प्रेम्बल है। प्रेम्बल कहाँ से आई थी? जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे उससे आई थी। अब मुझे आप बताइए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू किस तारीख को लेके आए थे, वो तारीख आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, जिनमें एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल हैं। अभी हम सारे शेड्यूल वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि 8 शेड्यूल ओरिजिनल थे, 4 बाद में आए हैं। उसके बाद बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया वो 2 साल 11 महीने 17 दिन में किया। इन पूरे में 11 सेशंस हुए, 165 डेज लगे। और बात करते हैं कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, बट वो 26 जनवरी 1950 तक डिले इसीलिए किया गया क्योंकि लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्व स्वराज की मांग की थी। उस चीज़ को बनाए रखने के लिए, मेमोराइज रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 तारीख तय की कि आने वाली 26 जनवरी को हम इसको केम इनटू इफेक्ट ला देंगे। बट सिचुएशन ऐसी थी कि जो 26 नवंबर 1950 को ये अडॉप्ट कर लिया गया, तो उसी टाइम कुछ उसके जो प्रोविजंस थे उनको विद इमीडिएट इफेक्ट लागू कर दिया गया, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड और प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड। क्लियर है? आगे बात करते हैं, जैसे ही संविधान फुल रूप में लागू हो गया तो जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन सबको रिवील कर दिया गया, मतलब नल एंड वॉइड हो गए। अब हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की एक वीडियो सेपरेट आपके लिए लेके आऊँगा कि इनको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, हम टोटल 12 शेड्यूल की बात करेंगे, जिसमें 8 शेड्यूल, इनको अनुसूचियाँ बोलते हैं हिंदी में, वो ओरिजिनली जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थे। तो हम एक एक करके बात करते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड विद देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम हैं, उनकी जो टेरिटरी है, उनका जो एरिया है, जोग्राफिकल बाउंड्री है, उन सब के लिए बात करता है फर्स्ट शेड्यूल। आइए अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल पर। सेकंड शेड्यूल बात करता है कि जो सैलरी की बात करता है, वेतन की बात करता है, किसके? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, चीफ जजेस के, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल और कैग। ये आपको ध्यान रखना है कि सेकंड शेड्यूल सैलरी की बात करता है, किस किस के? प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ जजेज हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, और एक कैग है। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं तो ओथ और अफर्मेशंस की बात करता है। जो वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, अफर्मेशंस लेते हैं, उनकी बात करता है। किस किस के लिए? जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके लिए, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होंगे, उनके लिए ओथ्स एंड अफर्मेशंस का काम के लिए मतलब प्रोविजंस दिए गए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हैं, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए हैं, और उसके बाद अगर बात करें तो कैग के लिए हैं, और मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मिनिस्टर हैं उनके लिए, और जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके लिए, यूनियन मिनिस्टर्स के लिए, पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल क्या करता है? फोर्थ शेड्यूल में मतलब प्रोविजंस दिए गए हैं राज्यसभा और यूनियन टेरिटरी की जो सीट्स हैं उनके एलोकेशन के लिए। राज्यसभा और यूनियन टेरिटरीज की जो स्टेट्स में सीट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज में सीट्स हैं राज्यसभा की, उनके लिए सीट्स एलोकेट किए गए हैं। इससे मुझे याद आ रहा है कि हमारे चैनल पर लोकसभा की सीटों को याद करने की एक ट्रिक वीडियो पड़ी हुई है। लोकसभा के इलेक्शन अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं, तो आपके एग्जाम में लोकसभा की सीटें आपसे पूछी जा सकती हैं कि यूपी में 80 सीटें हैं या और जगह कितनी हैं। जैसे मैंने आपको याद कराया मिजोरम का मतलब होता है एक सीट। कैसे? एक रम की बोतल में ही मजे आ गए, तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग लोकसभा की सीटों को याद कर सकते हैं। हम जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे कि राज्यसभा की सीटों को याद करने की ट्रिक क्या है, जिसका प्रोविज़न कौन से शेड्यूल में दिया गया है? फोर्थ शेड्यूल में। आइए फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात करता है। किसके? शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स की। शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात करता है। अगले सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं तो सिक्स शेड्यूल जो है प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका मतलब जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे याद कर सकते हो ATMM, मतलब ATM से क्या निकलता है? मनी। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम अभी मैंने आपको याद कराया। जब मनी आ गया तो आप रम की बोतल लेने चले गए, तो मिजोरम हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ATMM ये मतलब इन चार राज्यों में जो ट्राइबल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविज़न जो है वो सिक्स शेड्यूल में दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जबकि ये जो एरिया हैं वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर लाई करते हैं, बट फिर भी इनके लिए अलग प्रोविज़न बनाया गया है। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के फॉर्मेशन यानी क्रिएशन के लिए भी प्रोविज़न दिया गया है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल क्रिएट करने का प्रोविज़न है। साथ ही साथ ये किसके लिए होती हैं? फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर इन द एरिया। सेवन शेड्यूल की बात करते हैं तो सेवन शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 थे, बाद में 3 ऐड हो गए। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, पहले 66 थे। और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं, पहले 47 थे। ये आपको याद रखना है। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट लिस्ट स्टेट के लिए, कंकरेंट लिस्ट जो स्टेट और मतलब सेंटर दोनों के लिए होती है। आइए 8 शेड्यूल की बात करते हैं तो 8 शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेजेस थीं, उसके बाद अभी एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज है। मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। इसको याद करने की ट्रिक भी हम आपके पास जल्दी ही लेकर आएंगे। देखिए क्या है। असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी। आप देख रहे होंगे इंग्लिश नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश किसी भी शेड्यूल में नहीं दी गई है, हमारी 22 भाषाओं का पार्ट नहीं है। आइए देखते हैं तो सिंधी जो है वो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और अगर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली की बात करें तो वो 71वें संविधान संशोधन 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड की गई। इसको हम याद कर सकते हैं KMN। अगला है संथली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 2003 में ऐड की गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसे ऐसे याद कर सकते हैं DBMS। पहले भी आपने याद किया होगा, जैसे कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ऐसे ही डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली 92nd अमेंडमेंट 2003 से जोड़ी गई। आइए अब हम उन शेड्यूल्स की बात करते हैं जो लेटर फेज में जोड़े गए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो सबसे पहला 9th शेड्यूल, ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया। हुआ क्या था, लैंड रिफॉर्म्स चल रहे थे उस दौरान, तो जो भी जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने के लिए लेजिस्लेशंस बनाए जाते थे, तो ये बोला जाता था कि कोई भी अगर नियम कानून अगर जो बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में, अगर वो 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो जुडिशरी उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी या जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। बट 24 अप्रैल 1973 को ऐसा कुछ हुआ कि सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये
डिसाइड कर दिया कि इस शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी नियम और कानून, जितने भी लॉ हैं, वो इस शेड्यूल में जो डाले गए हैं वो अब जुडिशल रिव्यू के लिए ओपन है। कब से? 24 अप्रैल 1973 के बाद के। बट ये 2007 में अनाउंस किया, तो 2007 हाउएवर इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट लॉज इंक्लूड इन द शेड्यूल, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 2007 में सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी नियम कानून हैं उन सबको जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिया जाएगा। मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 24 अप्रैल 1973 को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये अनाउंस किया कि सारे के सारे केस जो 9 शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए हैं वो सारे जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिए गए हैं। आइए अब हम बात करते हैं 10 शेड्यूल की। तो 10 शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है कि जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनके लिए डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड का प्रोविज़न दिया गया है। इसमें एक बात कही गई है, उसको ध्यान से सुनिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन या ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है ये कौन डिसाइड करेगा, किसका डिसीजन होगा? इसका क्वेश्चन का आंसर है स्पीकर ऑफ सच हाउस। मतलब जो मेंबर है जिसके अगेंस्ट डिफेक्शन है या डिस्क्वालिफिकेशन होना है, तो वो होना है या नहीं होना है उसके लिए उस हाउस का स्पीकर ही डिसाइड करेगा और उसका डिसीजन ही फाइनल होगा। क्लियर? ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों पे अप्लाई होता है। इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा कि वो डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। उस हाउस के स्पीकर ही एज ए जज काम करेगा इस केस के लिए। ठीक है। अब 11 शेड्यूल की बात करें तो 11 शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज के प्रोविजंस की बात की है। और 12 शेड्यूल की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जोड़े गए। अब इस तरीके से ये हमने डे 2 कवर किया है, पॉलिटी के शेड्यूल्स कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम पॉलिटी में जो पार्ट्स हैं, अनुभाग हैं, उनको हम कवर करेंगे। हमने अनुसूचियाँ कवर कर दी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाने की। आप अपने फैक्ट्स लिखते जाइए, केवल और केवल फैक्ट्स याद कीजिए। आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही ज़रूरी है। आपके 75 नंबर मेंस के और 25 नंबर आपके, अगर बात करें 50 नंबर प्री के, तो 125 नंबर पक्के हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही करिए। अभी हम जैसे ही अनाउंस करेंगे अपने जीएस जीके का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन गेम चेंजर, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा कि कब वो लॉन्च होने वाला है और उसके फीचर्स भी बताए जाएंगे, कैसे उसको ज्वाइन करना है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।